नमस्कार मित्रों और प्यारे बच्चों। आज मैं आप लोग के सामने पूर्ण प्रतियोगिता बाजार, उसकी मान्यताएं, उसकी विशेषताएं और उसके अंतर्गत मूल्य कैसे निर्धारित होता है, इसको आज हम लोग समझेंगे। और शुरू करने से पहले हमेशा की तरह कहना चाहूँगा कि अगर अपने चैनल इकोनॉमिक्स प्लस पर आप नए हैं तो कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब कर दें और घंटी के आइकन को दबा दें, जिससे प्रत्येक वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको ही मिलेगी। और खुशी की बात यह है कि हम लोगों का अपना चैनल इकोनॉमिक्स प्लस मोनेटाइज हो गया है और ये सब सारा क्रेडिट आप लोगों का है, जो आप लोगों ने इस तरह का प्यार और विश्वास दिया और सपोर्ट किया, जिससे हम लोग इतनी जल्दी 2000 से ज़्यादा परिवार को एक साथ कर पाए हैं। तो तहे दिल से आप लोग को धन्यवाद। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। प्रतियोगिता बाजार से आप क्या समझते हैं, इसकी मान्यताओं का उल्लेख करें, इसकी विशेषताओं का उल्लेख करें, इसके अंतर्गत मूल्य निर्धारण को समझाएं। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इंटर के परीक्षाओं में ये अधिकांशतः पूछे जाते हैं। ध्यान से समझिए और किसी तरह की परेशानी हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में लिखिए। तो बोल्डिंग के शब्दों में, पूर्ण प्रतियोगिता बाजार की वह स्थिति है जिसमें किसी वस्तु के बहुत से क्रेता तथा विक्रेता होते हैं। मतलब बेचने वाला और खरीदने वाला दोनों बहुत होते हैं। विक्रेता समरूप वस्तुओं को एक समान कीमत पर बेचते हैं। फर्म द्वारा कीमत निर्धारित नहीं की जाती बल्कि उद्योग द्वारा निर्धारित होती। मतलब इसमें बेचने वाला जो फर्म होता है वो अपने से कीमत वस्तु का नहीं निर्धारित करता है, उद्योग द्वारा जो निर्धारित होता है वही कीमत को वो स्वीकार करके उसी को निर्धारित करता है। पूर्ण प्रतियोगिता के अंतर्गत काम कर रही फर्म उत्पादन की अतिरिक्त इकाइयां समान कीमत पर बेचती है, इसलिए इसका सीमांत आय अर्थात मार्जिनल रेवेन्यू वक्र औसत आय एवरेज रेवेन्यू वक्र के समान ही होता है। मतलब कि जो उसका सीमांत आय होता है पूर्ण प्रतियोगिता का, उसमें सीमांत आय और औसत आय आपस में बराबर होते हैं। तो इसको हम लोग एक मैथ द्वारा समझेंगे। जैसे एम आर बराबर डेल्टा टी आर बट्टा डेल्टा क्यू। कहने मतलब है कि कुल का ड्राइविटीज अगर हम निकाल देंगे, टोटल रेवेन्यू का ड्राइविटीज निकाल देंगे तो वो मार्जिनल हो जाता है। तो अगर संख्या में मेरा दिया रहता है 2, 4, 5, तो हम एम आर का फॉर्मूला लगाते हैं, एम आर बराबर टी आर एन माइनस टी आर एन माइनस 1। मतलब मान लीजिए हमको दूसरा इकाई का अगर सीमांत आय ज्ञात करना है तो उसके पहले जो है उससे अभी वाले को पहले वाले से घटा के हम लोग सीमांत आय ज्ञात करते हैं। लेकिन अगर मेरा ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स में अगर कुल आय दिया हुआ है और उसका सीमांत निकालना है तो हमको उसका ड्राइविटीज निकालना होगा। तो ये एक तरह से ड्राइविटीज है। एम आर बराबर डेल्टा टी आर बटा डेल्टा क्यू, मतलब क्यू के सापेक्ष में हम लोग टी आर का ड्राइविटीज करते हैं। अब यहाँ पर डेल्टा जिसके साथ लगा रहेगा उसका मतलब है उसमें परिवर्तन हो रहा है। तो डेल्टा टी आर बराबर डेल्टा पी इंटू क्यू, मतलब कुल आय का फॉर्मूला होता है मूल्य गुने मात्रा। तो यहाँ मूल्य है पी और क्यू है मात्रा, तो मूल्य और मात्रा को गुना करेंगे तो टी आर होगा। अब ये लोग के साथ हम लोग डेल्टा का प्रयोग करते हैं। एक प्रतियोगी फर्म के लिए पदार्थ की कीमत दी हुई तथा स्थिर रहने के कारण यह उसके उत्पादन मात्रा से स्वतंत्र होती है। अतः मतलब इसमें डेल्टा पी के साथ ना लग के क्यू के साथ डेल्टा लगेगा, तो डेल्टा टी आर बराबर पी डेल्टा क्यू। अब हम लोग टी आर का मान एम आर में पुट कर देंगे, तो एम आर बराबर टी आर के जगह पर ये मान को लिखेंगे पी डेल्टा क्यू, तो ये मान को यहाँ पर बैठा देंगे तो हो जाएगा मेरा क्या, एम आर बराबर डेल्टा टी आर बट्टा डेल्टा क्यू बराबर टी आर के जगह ये मान को पुट करेंगे तो हो जाएगा पी डेल्टा क्यू बट्टा क्यू। अब ये क्यू और ये क्यू कट गया तो बचा एम आर बराबर पी। अब चूंकि हम जानते हैं कि पी और ए आर बराबर होता है, अर्थात जो ए आर का मान रहेगा वही मूल्य भी रहेगा, मतलब पी भी वही रहेगा। तो पी और ए आर बराबर होता है और यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं एम आर भी पी के बराबर है, तो इसलिए हम कह सकते हैं कि P बराबर ए आर बराबर एम आर होता है। जैसे राम और श्याम भाई है और श्याम और मोहन भाई है, तो इससे पता चल रहा है कि राम श्याम मोहन तीनों आपस में भाई है। तो यहाँ P ए आर के बराबर होता है और एम आर पी के बराबर होता है, इसलिए P बराबर ए आर बराबर एम आर होगा।
मान्यताएं। पहला, वस्तुएं समरूप होती है तथा वस्तु का मूल्य बाजार में एक समान होता है। मतलब पूर्ण प्रतियोगिता बाजार में जो भी वस्तु रहेगा एक ही जैसा वस्तु बिकेगा और एक ही दाम पर बिकेगा। बाजार एवं उद्योग वस्तु की कीमत निर्धारित करता है जिसे फर्मों को स्वीकार करना होता है, अर्थात प्रत्येक फर्म कीमत स्वीकारक होती है। मतलब कोई भी फर्म अपने से मूल्य का निर्धारण वस्तु का नहीं कर पाता, उसे उद्योग द्वारा निर्धारित मूल्य को ही मान। तीसरा, क्रेताओं तथा विक्रेताओं को बाजार का पूर्ण ज्ञान होता है। मतलब खरीदने वाला और बेचने वाला दोनों को वस्तु के मूल्य की जानकारी होती है। मतलब बाजार मूल्य पता रहता है कि ये वस्तु का दाम इतना ही है। मतलब अगर 3 रुपया का लिखो फीको पेन है तो वो सब जगह 3 ही रुपया में मिलेगा। बाजार में नई फर्मों के प्रवेश तथा पुरानी फर्मों के पलायन की पूर्ण स्वतंत्रता होती है। मतलब कोई भी फर्म उद्योग में आसानी से प्रवेश कर सकता है और अगर उसको नुकसान हो रहा है तो उद्योग को से बाहर निकल सकता है, मतलब अपना दुकानदारी बंद कर सकता है। तो ये सब इसकी मान्यताएं। अब विशेषताएं। फर्मों या विक्रेताओं की अधिक संख्या। जैसा कि हम लोग शुरू इसका परिभाषा में ही देखें कि बेचने वाला भी अधिक रहेगा, खरीदने वाला भी अधिक रहेगा। तो यहाँ फर्मों या विक्रेताओं की अधिक संख्या होगी, क्रेताओं की अधिक संख्या होगी, अर्थात क्रेताओं की अधिक संख्या मतलब खरीदने वाला का अधिक संख्या होगा। एक समान या समरूप वस्तु सभी क्या करेगी, एक ही समान और एक जैसा ही वस्तु बेचती है। फर्मों का स्वतंत्र प्रवेश व छोड़ना, मतलब उद्योग में स्वतंत्र प्रवेश कर भी सकता है या फिर उद्योग को छोड़ के निकल भी सकता है। पूर्ण ज्ञान, मतलब इसमें सभी को क्रेता और विक्रेताओं की कीमत की पूरी जानकारी होती है। पूर्ण गतिशीलता, तो इसमें साधन क्या होते हैं, गतिशील होते हैं, अर्थात उत्पादन के साधन पूर्णतः गतिशील होते हैं। एक क्रेता उसी फर्म से वस्तुएं खरीदेगा जहां वे सस्ती मिलेगी तथा एक साधन वहीं से अपनी सेवाएं बेचेगा जहां उसे अधिक कीमत मिलेगी। मतलब इसमें खरीदने और बेचने की पूर्ण स्वतंत्रता होती है। मूल्य निर्धारण, तो पूर्ण प्रतियोगिता बाजार में मूल्य का निर्धारण मांग और पूर्ति के बराबर होने से होती है। मतलब जहां पर मांग और पूर्ति आपस में बराबर होगी वहीं पर मूल्य का निर्धारण होगा। इस चित्र समझते हैं। वस्तु का मांग की रेखा डी है और वस्तु के पूर्ति की रेखा एस है। दोनों कहाँ बराबर हो रहे हैं, यहाँ पर, यहाँ मान लीजिए ई बिंदु है तो बाजार में मूल्य कितना निर्धारित होगा, ओपी, और मांग और पूर्ति ओक्यू होगा। तो यहाँ हम लोग मांग का फॉर्मूला देख रहे हैं। मांग का फॉर्मूला होता है डी बराबर अल्फा माइनस ए पी और पूर्ति का फॉर्मूला होता है बीटा प्लस बी पी। यहाँ डी मांग है, ए स्थिरांक है, यहाँ डी बराबर मांग, अल्फा हो गया आपका स्थिरांक, ए हो गया मांग का ढाल, पी हो गया मूल्य। एस बराबर बीटा प्लस बी पी, एस पूर्ति, बीटा स्थिरांक, बी पूर्ति का ढाल और पी मूल्य हो गया। संतुलन करने पर, संतुलन जैसे यहाँ देख रहे हैं हम लोग चित्र में, मांग और पूर्ति जहाँ बराबर हो रही तो इसका मतलब एस बराबर डी करेंगे। तो एस का मान यहाँ दिया हुआ है कितना, बीटा प्लस बी पी, तो एस के जगह हम बीटा प्लस बी पी बैठाएंगे बराबर, और डी के जगह अल्फा माइनस ए पी बैठाएंगे। अब हमको मूल्य निकालना, तो जिसका मान निकालते हैं वो बाईं तरफ रहता है, तो बी पी रहा और ए पी को उठा के बराबर के इधर लेंगे तो प्लस ए पी हो जाएगा। अल्फा रहा, बीटा को उठा के बराबर के इधर ले आएंगे तो माइनस बीटा हो जाएगा। ये दोनों में से पी कॉमन ले लेंगे तो बच जाएगा बी प्लस ए बराबर अल्फा माइनस बीटा। अब चूंकि पी से ये गुना में है तो इधर आएगा तो भागा में जाएगा, तो इसलिए पी बराबर अल्फा माइनस बीटा बट्टा बी प्लस ए, यही निर्धारित मूल्य पूर्ण प्रतियोगिता बाजार में होगी। मतलब कहने मतलब है कि जहाँ पर मांग और पूर्ति, वस्तु की मांग और पूर्ति जहाँ बराबर होगी वहीं पर वस्तु का मूल्य निर्धारित होगा। बच्चों समझने में अगर कैसा लगा, कहीं दिक्कत है तो कमेंट बॉक्स में लिखिए। धन्यवाद।